गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीए विकास शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो। जी हाँ दोस्तों, सीबीआईसी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ चुकी है जो बात करती है जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बात करी थी कि क्या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों उस वीडियो को बनाने का पर्पस था क्योंकि दो अलग अलग स्टेट से एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज की तरफ से दो रूलिंग आई थी, जिसमें एक रूलिंग आई थी कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की तरफ से और दूसरी रूलिंग थी राजस्थान एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की तरफ से। उन दोनों ही रूलिंग में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया था कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी लगेगा अंडर आरसीएम मेथड। तो दोस्तों अगर आप वो उस वीडियो को देखेंगे तो मैंने उस वीडियो में भी मेरे व्यू में ये कंक्लूड किया था कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कुछ केसेस में जीएसटी में टैक्सेबल होगी और कुछ केसेस में जीएसटी में टैक्सेबल नहीं होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों सीबीआईसी की तरफ से इस पर एक क्लैरिफिकेशन आई है 10 जून 2020 को। आज मैं बात करूंगा उसी क्लैरिफिकेशन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सीबीआईसी ने क्या स्टैंड लिया और इस मैटर को कैसे रिजॉल्व किया है। दोस्तों जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज का हमारे पास डिसीजन आया था वो इन दो केसेस में आया था, जिसमें से पहला था एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियरिंग इंडिया और दूसरा केस था क्लेक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इन दोनों ही केसेस में दोस्तों ये डिसाइड किया गया था कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा अंडर आरसीएम मेथड। तो दोस्तों आप इस वीडियो के बैकग्राउंड के लिए मेरी इस वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने बात करी थी क्या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर भी जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब सीधा चलते हैं उस क्लैरिफिकेशन की तरफ जो कि सीबीआईसी की तरफ से इशू की गई है। दोस्तों ये है वो सर्कुलर जो 10 जून 2020 को डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया है इसी मैटर के ऊपर, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बताया है कि क्या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्कुलर नंबर 140/10/20 जीएसटी के अंदर लेके आए हैं, जिसको 10 जून 2020 को पब्लिश किया गया है। दोस्तों इसके अंदर जो सबसे मेन बात करी गई है दोस्तों उसको देख लेते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ने बोला है कि वी आर इशूइंग अ क्लैरिफिकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द लेवी ऑफ जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। ओके, सो यहाँ पर दोस्तों वो कहते हैं कि हमें बहुत सारे वेरियस रेफरेंसेस आए थे फ्रॉम अ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मतलब उनको इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी जो ये क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे वेदर अ जीएसटी इज लेविएबल ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और नॉट पेड बाय द कंपनी टू देयर डायरेक्टर्स। डाउट हैव बीन रेज्ड एज टू वेदर द रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू देयर डायरेक्टर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 3 of the Central Goods and Services Tax Act 2017। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम जो रेस की गई थी वो ये थी कि क्या डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा और डायरेक्टर को पे किए जाने वाले रेम्यूनरेशन वाले पार्ट को क्या हम एंट्री को क्या हम शेड्यूल 3 के अंदर कवर कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसी चीज का क्लैरिफिकेशन इस नोटिफिकेशन और सर्कुलर के द्वारा दिया गया है सीबीआईसी की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीबीआईसी ने हमें रिप्लाई किया है वो उन्होंने दो एस्पेक्ट में किया हुआ है। सबसे पहला एस्पेक्ट वो कवर करते हैं द इश्यू ऑफ रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर हैज बीन एग्जामिन्ड अंडर द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। तो यहाँ पर उन्होंने दो कैटेगरीज में डिफाइन किया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लेविएबिलिटी ऑफ द जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनी टू अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कैटेगरी उन्होंने बनाई है दोस्तों यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बनाई है। एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि आपके डिफाइंड है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, और दोज डायरेक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेट कंपनी। तो ये बात करती है उन डायरेक्टर्स के बारे में जो या तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं या उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। दूसरे सिनेरियो में उन्होंने उन डायरेक्टर्स को कवर किया है जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हु आर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों दूसरी कैटेगरी में ये उन डायरेक्टर्स को कवर कर रहे हैं जो या तो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मतलब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ सीबीआईसी ने यहाँ पर डायरेक्टर्स को दो कैटेगरी में बांट दिया है दोस्तों, एक आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक अदर। तो अब यहाँ पर उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स के लिए टैक्सेबिलिटी बताई है कि कौन जीएसटी के दायरे में आएगा और कौन जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। दोस्तों इसके बाद इन्होंने एक और चीज कही
in order to ensure the uniformity in the implementation of provision of the law across the field formation, the board in exercise its power conferred under section 168 of subsection 1 of the CGST Act hereby clarify the issue as below। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो वहां पर भी मैंने एक यही प्ली ली थी कि CBIC को यहाँ पर बहुत जल्द इंटरवेन करना चाहिए और एक क्लैरिफिकेशन इशू करनी चाहिए, अदरवाइज अथॉरिटी इसका मिसयूज कर सकती हैं। बिकॉज एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के जजमेंट के बेसिस पर अथॉरिटीज अननेसेसरी टैक्स पेयर को हैरेस करने के लिए नोटिस इशू कर सकती थी, जिसमें वो जीएसटी की डिमांड कर सकती थी अंडर आरसीएम मेथड। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, इनफैक्ट आई वुड से 99.99% कंपनीज ने अपने डायरेक्टर को दी जाने वाली रेम्युनरेशन पर किसी भी तरह का जीएसटी नहीं पे किया होगा। तो ऐसे में सीबीआईसी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और बहुत ही सही टाइम पर वो एक क्लैरिफिकेशन लेके आए, जिसमें उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं सर्कुलर में क्या लिखा है उन्होंने। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने जो बात करी है वो बात करी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए। तो लेविएबिलिटी ऑफ द जीएसटी ऑन अ रेम्युनरेशन पेड बाय कंपनीज टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और दोज डायरेक्टर हु आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ द सेट कंपनी। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं दोस्तों, the primary issue to be decided is to whether or not a director is an employee of the company or not। तो इसके लिए उन्होंने सिंपल यहाँ पर दोस्तों सहारा लिया है कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट में होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 में, जिसमें कहा जाता है कि होल टाइम डायरेक्टर की जो डेफिनेशन है वो अपने आप में ही एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एंड दस maybe a person who is not an employee of the company can also be a full time director। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता बट स्टिल वो होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन एक्सप्लेन करी है सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द रूल 12 ऑफ द कंपनीज, जिसमें उन्होंने बात करी है दोस्तों कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर should not have been an employee of the company, proprietor of or a partner of said company। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। फिर दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन कहती है therefore in respect of such director मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, who are not the employee of the said company, जो कि एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी के, the service provided by them टू कंपनी, जो कि वो सर्विस कंपनी को देते हैं इन लिeu ऑफ रेम्युनरेशन एज कंसिडरेशन फॉर द सेट सर्विसेज आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड देयरफॉर इट इज अ टैक्सेबल अमाउंट। तो दोस्तों अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो अगर कोई सर्विसेज देता है कंपनी को और उस सर्विसेज के बदले में कोई रेम्युनरेशन लेता है, भले ही हम उसका नाम रेम्युनरेशन रखें, भले ही हम उसको किसी और नाम से जाने, वहां पर वो पर्टिकुलर आइटम आपके शेड्यूल 3 में कवर नहीं होगी एंड हेंस उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। और जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा दोस्तों वो अंडर आरसीएम मेथड में ही एप्लीकेबल होगा। दोस्तों यहाँ पर क्लैरिफाई भी किया गया है, द रेसिपिएंट ऑफ सेड सर्विसेज मींस कंपनी इज लायबल टू डिस्चार्ज द एप्लीकेबल जीएसटी ऑन अ रिवर्स चार्ज बेसिस। तो दोस्तों बड़ी ही क्लियर सी सिचुएशन यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से दे दी गई है। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस देता है और उसके बदले में कोई भी अमाउंट चार्ज करता है तो उस अमाउंट के ऊपर कंपनी को आरसीएम मेथड में जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों उन्होंने एक और चीज कही है, accordingly it is hereby clarified that remuneration paid to such independent director or those directors by whatever name called who are not employee of the said company is taxable in the hands of company on a reverse charge basis। तो बड़ी ही क्लियर सी सिचुएशन है, अगर आप एम्प्लॉय नहीं है और आप फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कुछ पे करते हैं तो वो आपका आरसीएम मेथड में ही टैक्सेबल होने वाला है। दोस्तों इसके बाद उन्होंने जो सिचुएशन कवर करी है वो बात करते हैं उन केसेस की जहां पर रेम्युनरेशन पेड बाय अ कंपनी टू अ डायरेक्टर्स हु आर आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द सेट कंपनी। तो अगर आप किसी ऐसे डायरेक्टर को रेम्युनरेशन पे करते हैं जो कंपनी का इटसेल्फ एम्प्लॉय है तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं, उसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। दोस्तों देख लेते हैं क्या लिखा है उन्होंने सर्कुलर में। इट हैज बीन असर्टेन्ड वेदर अ डायरेक्टर irrespective of the name and designation of an employee, it would be pertinent to examine
whether all the activities performed by director are in the course of employer-employee relationship or is there any element of contract for service. The issue has been deliberated by various courts and it has been held that a director who is also taken as an employment in the company may be functioning in dual capacity. तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि एक डायरेक्टर डुअल कैपेसिटी में काम कर रहा हो, मतलब वो आपको कुछ सर्विसेज आपको दे रहा हो एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के नेचर में, और कुछ सर्विसेज वो आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के दायरे में देता हो. तो नेमली वन एज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंड अदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ अ मास्टर एंड सर्वेंट विद द कंपनी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दैट इज कॉल्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट एंटर्ड इनटू विद द कंपनी. तो दोस्तों वो दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं जहां पर डायरेक्टर आपको इस तरह से कोई सर्विसेज दे रहा हो. अब यहाँ पर दोस्तों डिपार्टमेंट ने एक चीज और बताई. इट इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू नोट दैट सिमिलर आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डायरेक्टर रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट में भी दोस्तों यही बात लिखी हुई है. अगर आप अपने डायरेक्टर को कोई रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो आप वहां पर उसका टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 192 जो कि बात करता है केवल सैलरी की. तो दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से भी यही ग्राउंड लिया गया है कि अगर आप अपने किसी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन पे करते हैं तो उसका आप टीडीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 192 अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. However, in cases where the remuneration is in the nature of professional fees, अगर आप डायरेक्टर हैं और आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं in the capacity of professional fees, not as a salary, the same is liable for the deduction under section 194J. तो इनकम टैक्स भी ये बात कहता है कि अगर आपने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए फीस पे करी है डायरेक्टर को, भले ही वो आपका एम्प्लॉय है, तब भी आप उसका टीडीएस जो है 194J में काटते हैं, ना कि 192 में काटते हैं. तो दोस्तों इस बात का सहारा भी डिपार्टमेंट ने लिया है. एंड फर्दर क्या कहा उन्होंने, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट पार्ट ऑफ अ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड एज इन सैलरी, वो पार्ट जिसको कंपनी ने सैलरी दिखा दिया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस काट लिया है सेक्शन 192 के अंदर ऑफ द आईटी एक्ट, आर नॉट टैक्सेबल बीइंग कंसिडरेशन फॉर द सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट. तो दोस्तों डिपार्टमेंट ने यहाँ पर भी यही बात बोली, अगर आप कोई अमाउंट सैलरी दिखा देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर द कंपनी एक्ट और एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, और आप उसका टीडीएस भी 192 में काटते हैं, तो आप उस अमाउंट को शेड्यूल 3 के उसमें नहीं ला सकते हैं. इसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड सेपरेटली अदर देन सैलरी, मतलब ऐसा कोई पार्ट जो आपने सैलरी के अलावा किसी डायरेक्टर को पे किया और कंपनी अकाउंट में भी उसको दिखाया है एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, अगर आपने उसे 194J की कैटेगरी में रखा हुआ है, मतलब आपने फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के दायरे में टीडीएस काटा है, shall be treated as an consideration for providing services, तो हम उसे सर्विसेज का कंसिडरेशन मानेंगे which are outside the scope of schedule 3, और हम उसे शेड्यूल 3 के स्कोप से बाहर रखेंगे एंड हेंस इट इज अ टैक्सेबल, और वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी. दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लैरिफाई की गई, अगर वो टैक्सेबल होगी दोस्तों तो वो टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट अंडर द आरसीएम मेथड. तो दोस्तों बड़ी ही क्लियर कट सिचुएशन यहाँ पर दे दी गई है. अगर आप अपने डायरेक्टर को कोई फीस पे करते हैं और वो फीस सर्विसेज के लिए है, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उसे सर्विस बुक किया, इवन आपने उसका टीडीएस भी 194J में काटा, देन इन दैट केस हम उसको जीएसटी के दायरे में कवर करेंगे और वहां पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा विच इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम मेथड एंड कंपनी हैज टू पे जीएसटी ऑन दैट. तो दोस्तों ये थी वो क्लैरिफिकेशन जो सीबीआईसी की तरफ से इशू की गई थी. तो दोस्तों क्विकली इसको समराइज कर लेते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या क्रक्स निकला है. नोटिफिकेशन ये कहती है दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे डायरेक्टर को अमाउंट पे करते हैं, कंसिडरेशन पे करते हैं जो कि आपका एम्प्लॉय नहीं है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उस केस में कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम मेथड. अगर आप किसी ऐसे डायरेक्टर को अमाउंट पे करते हैं जो कि आपका एम्प्लॉय है
और उस अमाउंट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं कि हमने सैलरी पे करी है और उसका टीडीएस भी 192B में काटते हैं, तो उस केस में वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। देयर विल बी नो जीएसटी, ना तो आरसीएम मेथड में होगा ना फॉरवर्ड चार्ज में होगा। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को सर्विसेज फीस पे करते हैं जो चाहे आपका एम्प्लॉय ही क्यों ना हो और आप उसका टीडीएस काटते हैं 194J में, फीस फॉर अ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, तो उस केस में आप जो भी अमाउंट उसको पे करेंगे वो आपका जीएसटी के दायरे में आएगा और कंपनी को आरसीएम मेथड में उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था क्रक्स इस नोटिफिकेशन का। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि डायरेक्टर रेम्युनरेशन के ऊपर कब जीएसटी लगेगा और कब जीएसटी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।